तो बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और साथ ही साथ थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा और उनके बारे में जाना। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे और थॉमसन के मॉडल के आने के बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, जिसे रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, एक अल्फा पार्टिकल एक सोने की पतली सी फॉयल, गोल्ड फॉयल पर बम्बार्ड किया जाता है और बहुत सारे रिजल्ट लिए जाते हैं। तो जरा देखें कि ये एक एक करके बताता हूं। देखिए एक सोर्स है जिसमें से कौन निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि सर जी ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है। बच्चों ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है He+2। अगर हीलियम में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो जो भी कुछ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड फॉइल पे गिराया जा रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि गोल्ड के अलावा कुछ और क्यों नहीं लिया गया। तो प्यारे सरकारों, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड की क्या, देखो गोल्ड जो है हमारा सरकार, इस गोल्ड की जो मैलेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। मैलेबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन शीट। ये जो गोल्ड है उसको हम शीट में कन्वर्ट सबसे ज्यादा एक्सटेंट तक और सबसे आसानी से कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अभी तक जितने भी मेटल की खोज हुई है उन सभी मेटल में आज थोड़ा गलत धोखा दे रहा है, उन सभी मेटल में गोल्ड की जो मैलेबिलिटी होती है प्यारे सरकारों सबसे ज़्यादा होती है। अब इससे क्या होता है, अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में जो इसका कन्वर्जन है प्यारे सरकारों वो आसानी से हो सकता है। एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्जन जो है वो क्या होगा, ईजी होगा, इसलिए गोल्ड लिया। पीछे जो है ये ZnS की कोटिंग हुई रहती है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई रहती है इस पूरे जो प्लेट लगी हुई है साइड से। तो ये जो ZnS है ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने का मतलब समझाता हूँ। जब भी बच्चों कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल आकर के इससे टक्कर करता है ना, तो ये चमक उत्पन्न करता है, जिसे अपन बोलते हैं फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करना साइंस के लैंग्वेज में। जैसे देखिए, आप अगर कभी अपने जो है दोस्त यार मम्मी पापा के साथ नाइट आउट मारे होंगे या रात में ट्रैवल किए होंगे, तो आप पाएंगे कि जब आपकी कार की लाइट रेडियम पर पड़ती है तो बिल्कुल लाल लाल चमकता है। जैसे ही आपकी कार पास हो जाती है उसका चमकना बिल्कुल बंद हो जाता है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरेसेंस। तो प्यारे बच्चों, जब उस पर जो तुम्हारे कार से निकली हुई लाइट की हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स हैं, जब उससे टकराते हैं तो वो चमकता है, और जब टकराना बंद हो जाते हैं तो उसका चमकना बंद हो जाता है। तो जो इसके पीछे ZnS की कोटिंग है, वो ZnS भी जब उससे कोई एनर्जेटिक पार्टिकल आके टक्कर करता है तो वो क्या करता है, चमकने लगता है। प्यारे सरकारों, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने इतनी चीजें देखी। सबसे पहले यहां सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ये एक प्लेट है जिसपे ZnS की कोटिंग है, और साथ साथ जो है एक गोल्ड फॉयल लिया गया है जिसपे इन अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जा रहा है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बता दिया, गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया है बता दिया, ZnS की कोटिंग क्यों हुई है बता दिया मैंने। अब इसने कुछ रिजल्ट्स निकाला, और उस रिजल्ट्स ने तो बच्चों पूरी दुनिया में ऐसी की तैसी करके पूरा खेल बना दिया। क्या रिजल्ट है जरा देखो। इसने पहले पॉइंट में देखा कि ऑलमोस्ट एवरी अल्फा पार्टिकल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। उसने देखा कि लगभग सभी अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, स्ट्रेट लाइन में। अब जरा मैं इसका थोड़ा अपने हिसाब का डायग्राम बना देता। मान लीजिए कि कोई ये गोल्ड का एटम रहा होगा, ठीक है, और ये सोर्स रहा होगा। इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकला होगा और लगभग सभी अल्फा पार्टिकल्स कैसे चले गए होंगे, स्ट्रेट लाइन में चले होंगे।
यही तो कह रहा है पहले पॉइंट में हमसे कह रहा है ऑलमोस्ट एवरी अल्फा पार्टिकल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर सभी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम हिस्सा जो एटम का है वो हॉलो है। बिल्कुल भी बात वैसी नहीं है जैसा चाचा थॉमसन ने एज्यूम किया था। थॉमसन ने क्या बोला था बच्चों कि एटम इज अ सॉलिड स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है बच्चों, इस अल्फा पार्टिकल पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर हर जगह एटम में पॉजिटिव चार्ज होता और वो सॉलिड स्फीयर होता तो आने वाले अल्फा पार्टिकल पर क्या लगा देता, रिफ्लेक्शन। जैसे एज्यूम करिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ पॉजिटिव होता है, 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 यहाँ पॉजिटिव होता, तो जैसे ये अल्फा पार्टिकल आता ये पॉजिटिव उस पर धक्का लगा देता और वो स्ट्रेट लाइन में न जा पा करके अपने पाथ से डेविएट हो जाता। तो जरा देखिए, इसका मतलब कि जो थॉमसन ने बातें एज्यूम की थी वो पूरी तरह से गलत प्रूफ होने लगी। कौन सी बातें, ये बातें कि पूरा देखो एक एक करके समझा देता, दोबारा से बना देता डायग्राम, समझाने के लिए बनाया था उसको। उसने देखा जब कि सारे अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, सारे अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जब सभी अल्फा पार्टिकल प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इससे एक बात तो पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जब पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकला, देखो रिजल्ट निकला कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम is hollow. Maximum part of atom is hollow, is not packed as Thomson assumed। यानी कि थॉमसन ने बच्चों जो सोचा था ना उसको तो बिल्कुल इसने इतना ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो भाई जो थॉमसन सोच रहे हैं वो 100% गलत है। थॉमसन क्या सोचा था, थॉमसन ने क्या दुनिया को बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और एटम क्या है, सॉलिड स्फीयर है। उसने प्रमाणित करके दे दिया कि भैया एटम कोई सॉलिड स्फीयर नहीं है, खोखला है। अधिकतम हिस्सा एटम का क्या होता है, खाली होता है। नहीं मानते हो तो ये देखो मैंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर दिया, सारे अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, स्ट्रेट लाइन में चले गए। अल्फा पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में गुजर जाना इस बात का प्रमाण है कि एटम का अधिकतम हिस्सा खाली है, एटम जो है भरा हुआ नहीं है। दूसरे रिजल्ट में उसने क्या देखा बच्चों, दूसरे रिजल्ट में उसने देखा कि जब उसने पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से मोर देन 90 डिग्री एंगल बना करके डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। जैसे मान लीजिए कि ये है गोल्ड का एटम, ये हमारा सोर्स है, यहां से अल्फा पार्टिकल आया देखो ऐसे, यहां से अल्फा पार्टिकल आया देखो ऐसे, ठीक है। अब उसने देखा अगर मैं यहीं एक लाइन खींच दूं ऐसे, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन, ऐसा कुछ है नहीं, समझाने के लिए है। तो अगर ये ग्रीन लाइन आगे की तरफ बढ़ जाती है तो देखो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो ये लाइन देखो उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बट हमने स्टेटमेंट में बोला कि रदरफोर्ड अपने अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पाया कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो जिस रास्ते से जा रहे थे उससे मोर देन 90, तो यहां तक तो एंगल देखो 90 था, मोर देन 90 है तो ये लेना पड़ेगा कि नहीं, इतना एंगल लेना पड़ेगा। देखो ऐसे 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 कुछ भी आ जाए, जैसे कि ये ऐसे आ जाए तभी तो जाके ये वाला एंगल मोर देन 90 होगा कि नहीं होगा। तो उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो मोर देन 90 डिग्री एंगल बना करके क्या हो जा रहे थे, अपने रास्ते से डेविएट हो जा रहे थे। उनका रास्ता ये है, 90 एंगल ये था,
तो ऐसे जा करके ऐसे वापस आ जा रहे थे। देखो ऐसे जा करके ऐसे वापस आ जा रहे थे, यानी अपने रास्ते से मोर देन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे थे। अगर अपने रास्ते से मोर देन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे थे तो ये तुम्हें कुछ सूचना दे रहा है, कुछ तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। जरा ध्यान पूर्वक देखो क्या, जैसे ये थीटा है और दिस वन इज ऑल्सो थीटा, तो थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जरा देखो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डेविएट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल सीधा साधा सा मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में जरूर कहीं ना कहीं मौजूद है, कहीं ना कहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसा कि किसने एज्यूम किया था, जैसा कि थॉमसन ने एज्यूम किया था। भाई देखो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव। अगर वो डेविएट हो रहा है अपने रास्ते से तो जरूर उसको कोई धक्का दे रहा है। पॉजिटिव को धक्का पॉजिटिव ही दे सकता है प्यारे सरकारों। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला, इसका मतलब रिजल्ट निकला, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट भी करना है इसको। रिजल्ट निकला बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट equally distributed, is not equally distributed as थॉमसन assumed। जैसा कि थॉमसन ने क्या किया था, एज्यूम किया था, उस तरह से पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता। तो क्या बोला उसने बोला पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट समवेयर, कहीं पे तो ये मौजूद है। फिर उसने बच्चों तीसरा जो रिजल्ट निकाला वो बड़े काम का था बाबा। तीसरा रिजल्ट जरा देखें कि क्या था। तो मुझे थोड़ा, मैं इसको क्लीन कर देता हूं क्योंकि मेरे पास नीचे जगह कम है, देख लेता हूं फ्रेम में आ रहा होगा तो इसी पे लिख देता हूं। हाँ थोड़ा बहुत है तो चलो एडजस्ट करना। तीसरे रिजल्ट में बच्चों उसने कुछ तो भी देखा। देखो तीसरे रिजल्ट में उसने पाया कि अच्छा उसने देखा तीसरे रिजल्ट में क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल थे, लगभग 20,000 में से एक। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा था दूसरा, ये 10,000 में से एक के लिए आ रहा था, जो मोर देन 90 डिग्री एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब जरा देखो तीसरे पॉइंट को मैं बैठ के लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ये बना डायग्राम, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये देखो यहाँ आ रहा सोर्स, इस सोर्स से निकला अल्फा पार्टिकल। तो क्या हुआ, इस सोर्स से निकला अल्फा पार्टिकल, तो उसने देखा बच्चों, क्या देखा, उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है ना, 20 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, उसी रास्ते से 180 डिग्री एंगल बना करके रिटर्न हो जा रहा था। कैसे, जरा देखो। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने एक इंसान है जो मुझे रिपेल करता है, तो मैं अगर उसके बगल से गया तो ऐसे ऐसे गुजर जाऊंगा, उसके इस बगल से गया तो ऐसे ऐसे गुजर जाऊंगा। बट अगर मैं उसके बिल्कुल सामने से पहुंच गया तो मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो मुझे रिपेल करता है, इसलिए मैं ऐसे टर्न होकर के वापस चला गया। तो सेम यही, मैं तो इंसान था, सामने था तो भी बगल हो सकता था क्योंकि मेरे पास सेंसेस हैं। अल्फा पार्टिकल कोई इंसान तो है नहीं, वो तो जिधर जा रहा है उधर जाएगा। जब कोई धड़ाक से उस पर जबरदस्त रिपल्शन लगा देगा तो अगल बगल धक्का मारेगा तो अगल बगल निकल जाएगा, और सीधा धक्का मारेगा तो सीधा वापस आ जाएगा। तो जब बिल्कुल इस पॉजिटिव चार्ज के आमने सामने पर पड़ता अल्फा पार्टिकल, तभी तो जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से वापस आ रहा है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बना के तभी तो रिटर्न होगा। और ऐसा सबके साथ नहीं होता है। लगभग 1 from 20,000, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से वापस आ जा रहा था। है कि नहीं, फ्रेम में चेक कर देता हूं एक बार और।
हाँ है, थैंक गॉड। देखो उसी रास्ते से वापस आ जा रहा था। बच्चों मैं क्या एकदम अर्ली मॉर्निंग अकेले शूट करता हूँ, तो ऐसी स्थिति में मुझे थोड़ा चेक करना पड़ता है, क्योंकि कैमरा भी मैं ही लगा देता और बाकी चीज़ें भी। कई कई दिन तो अगर एकदम से सारी चीज़ों को वही मैं बच्चों को भी सोचता हूँ क्रॉस चेक ना करो। एक आध दिन ऐसे हुआ मैं पूरा पढ़ा दिया, पता लगा माइक ही नहीं ऑन है, पूरा पढ़ा दिया, पता लगा कैमरा ही नहीं ऑन है। हालांकि अब धीरे धीरे मैंने अपने में इम्प्रूव किया। कहीं भी आने जाने उठने बैठने और चीज़ों को करने से पहले रिलैक्स होकर मैं सोचता हूँ कि वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और मैंने क्या क्या ले रखा है। नहीं तो चाहे बच्चा हो, टीचर या दुनिया का कोई भी इंसान हो, हमेशा कुछ ना कुछ भूलता है आदमी हड़बड़ी में, भूलता है बहुत लॉट्स ऑफ थॉट्स रखने से, भूलता है जब उसको अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं क्लियर होती, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी कई सारी दिशाओं में जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर भूलने की बीमारी से किसी को बचना है तो उसके लिए उसके पास शार्प फोकस होना चाहिए, उसको प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जब हम बहुत सारी चीज़ों में इंगेज होते हैं तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं, दिमाग है भाई उसमें बहुत बातें रहती हैं तो भूल जाता है। अब इससे पता लग गया कि अगर देखो, अगर न्यूक्लियस तो अभी नहीं शब्द आया, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को टारगेट करने के लिए एटम सोचो कितना छोटा होता है, 10 की पावर -10 मीटर ऑर्डर का होता है बच्चों। एटम थोड़ा मोड़ा छोटा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। अगर एटम इतना छोटा है और हमको ये एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके सीधे सामने फेंकने के लिए, सीधे सामने फेंकने के लिए मुझे कितने पार्टिकल फेंकने पड़ रहे हैं बच्चों? 20,000 पार्टिकल फेंकने पड़ रहे हैं। यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी सी दूरी में है कि नहीं। ऐसे समझो, जैसे मान लो आपको मेरे फेस का निशाना लेना है, आप 2-4 बार किसी चीज़ से मारोगे, बॉल से, धीरे से ही मारना, ज़्यादा तेज मत मारना, नहीं तो पता लगे चेहरा ही फूट जाए। क्या धीरे धीरे अगर आपने बॉल से मेरे चेहरे का निशाना लिया तो शायद आप मेरे चेहरे को हिट कर सकते हैं। मैं बोल दूं कि नहीं मेरे नाक का निशाना लो, तो आपको और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि चेहरे का टारगेट बनाना आसान था, चेहरा बड़ा था। मैं यहाँ पे देखो, एक जो डकैतों के पास पुरानी मूवी में मस्सा होता था ना, वो देखो एक मस्सा भी है यहाँ पे। अगर मैं बोल दूं इस पे टारगेट लो तो तुम्हें और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तुमको 10, 20, 50 चीज़ों से टारगेट करके मारना पड़ेगा। कभी आंख में लग जाएगा, कभी नाक में लग जाएगा, कभी इधर लग जाएगा। यहाँ टारगेट करने के लिए बहुत मेहनत लगेगा। क्या पता लगा इससे कि ऑब्जेक्ट जितना छोटा होता जाता है उसको टारगेट करना उतना कठिन होता जाता है मेरे प्यारे सरकारों। अब अगर मुझे इस पॉजिटिव चार्ज के सीधे सामने फेंकने के लिए 1-2 नहीं, लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल फेंकने पड़े, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये बहुत छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। और उस छोटे से वॉल्यूम का नाम दिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस। पहली बार न्यूक्लियस शब्द का अस्तित्व आया। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला, इससे मैं थोड़ा जगह देख लेता हूं कि ऑलमोस्ट, चलो इसको ऐसे तुम लिख लेना। देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑलमोस्ट तीसरा पॉइंट 1 from 20,000 अल्फा पार्टिकल विल डेविएटेड बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। रिजल्ट में क्या लिखोगे? रिजल्ट में लिखोगे इट प्रूव्स दैट positive charge is not equally distributed throughout the atom as Thomson assumed, but it is concentrated in very small volume, and that small volume is known as nucleus। ये 3 पॉइंट थे जो रदरफोर्ड ने क्या किया, बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया और बहुत अच्छे से इनका रिजल्ट निकाला और थॉमसन के मॉडल की धज्जियां उड़ा के रख दिया। रदरफोर्ड अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की एक भी बात का जवाब न दे सका। कौन? थॉमसन का मॉडल। प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट मैथमेटिकल है। जैसे जरा देखें, ये रहा मान लो गोल्ड का एटम और ये आया मान लीजिए किसी सोर्स से अल्फा पार्टिकल, ऐसे जा रहा है और ऐसे जाके ऐसे निकल गया, यानी कि कितने का एंगल बनाया? मान लिया मैंने थीटा डिग्री का एंगल बनाया अपने रास्ते से, ठीक है। अब जरा देखो, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। जरा देखिएगा, तो ये जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या नंबर ऑफ डेविएटेड अल्फा पार्टिकल, और शुद्ध लिख देता हूं, नंबर ऑफ
डेविएटेड अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इस रिलेशन को अपन n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 कह सकते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि थीटा और नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल में ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है उससे पहले मैं एक छोटा सा डेरिवेशन कर देता हूँ, जरा देखिए। वो डेरिवेशन क्या है, मान लिया कि थीटा 1 डिग्री जब एंगल था तो n1 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। चलो इसको इक्वेशन में लगा दो, तो n1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 1 बाई 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मान दो। माना कि थीटा 2 डिग्री एंगल पर n2 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो n2 किसके बराबर हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 2 बाई 2 के हो गया। ठीक है, अब जरा देखें, अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो जरा देखें यहां से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम डिवाइड कर दें, यानी इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 कर दे, तो देखो n1 है LHS में, यहाँ LHS में n2 है, तो क्या हो जाएगा n1 अपॉन n2। यहाँ जरा देखो क्या है, 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 1 बाई 2, और यहाँ क्या है 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 2 बाई 2। तो जब इसको और आप न्यूट्रलाइज करेंगे तो n1 अपॉन n2 ये ऊपर चला जाएगा। अब ये तो जानते होगे ना, साइन की पावर 4 थीटा 2 बाई 2 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 1 बाई 2। प्यारे बच्चों, मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है कि बच्चों को डिवीज़न तक नहीं आता, 10th पास करके आ जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है किसी के पास तो वो घबराए ना, बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं आता है। चलो, हमने 8वीं 9वीं 10वीं में नहीं पढ़ाई की, हमने 6 7 में नहीं पढ़ाई की, तो थोड़ा हम कमज़ोर तो रहेंगे ही उन बच्चों के मुकाबले जिन्होंने पढ़ाई की है, बट हम बिल्कुल से पीछे नहीं रह सकते। उसका सिर्फ एक ही फंडा है, क्या, अब तो काम करो भाई। मैंने यूनिट कन्वर्जन तक पढ़ा रखा है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, हर एक छोटी बेसिक बात को कोशिश करके मैंने समझा रखा है कि आपको उसको किस तरह से टैकल करना है। अब अगर मैंने हर एक छोटी मोटी बातों को भी समझा रखा है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए 100%। जब तो आप घबराने के बजाय क्या करें, आप घबराने के बजाय काम करना शुरू करें। जब आप काम करेंगे तो आप एक चीज़ और पाएंगे बच्चों, एंजाइटी लेवल भी मिटने लगता है। जितना हमारा काम पेंडिंग होता जाता है ना, एंजाइटी लेवल उतना बढ़ता जाता है। एक बच्चा जब घबराता है तो उसके पीछे क्या कारण रहता है, प्रिपरेशन वीक रहती है उसकी, डेली का डेली बैकलॉग क्लियर उसका बनता जाता है। तो जो बच्चे, आप देखिए जो भी परफॉर्मर बच्चे हैं वो हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि कभी भी बैकलॉग मत क्रिएट करो। इन केस अगर आ रहा है तो हारो मत, एक दिन बैठो तो सही। जहाँ तुमने 2 दिन 5 घंटे 6 घंटे टारगेट बना के फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ के पढ़ना शुरू करोगे ना, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता है। केवल हम कोई चीज़ सीख नहीं पाते हैं, केवल अपने कमज़ोर आत्मबल की वजह से नहीं सीख पाते हैं। जिसके पास ज़बरदस्त आत्मबल है वो क्या नहीं सीख लेगा यार, इतनी बड़ी बात थोड़ी। ज़रा देखो, यहाँ तुम पाओगे कि अगर ऊपर n1 है तो यहाँ ऊपर थीटा 2 है, और नीचे अगर n2 है तो यहाँ नीचे थीटा 1 है, क्योंकि वो एंगल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी रखता है। अब जरा देखो, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ना केवल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 ऐसी यूनिट हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, और 2-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन लमसम पूछने की संभावना है। कहाँ से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अगर हम क्या ले लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को इंक्लूड कर दें। और प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप जब पूरा यूनिट ख़त्म हो जाए तो ज़रूर ये बात एहसास करने की कोशिश करिएगा कि एकदम बेहतर से बेहतर वे है, कहीं से भी कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता अगर आपने पूरी की पूरे लेक्चर्स को प्रॉपर वे में देखा है। तो फिजिक्स का भी कोई क्वेश्चन आपसे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएगा।
हम उसको इस लेवल पे पढ़ाएंगे कि फिजिक्स के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर के। देखिए अब बच्चों आगे चलेंगे, आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं यारों इस पे, इसको जरा आप अपने नोट्स में अच्छे से ऐड कर लेना। जैसे मान लीजिए कि इस 4th पॉइंट में मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि एक अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें 90 डिग्री जब एंगल था तो डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स थे 60। तो बताओ कि जब एंगल 120 डिग्री हो जाएगा तो कितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, देखो कह रहा है, अब तुम वही रिलेशन लगा दो। तुमने पीछे देखा n1/n2 इज इक्वल्स टू साइन की पावर 4, जहाँ n1 है वहाँ θ2 रहता है और जहाँ n2 है वहाँ θ1 रहता है। अब देखो वैल्यू कैसे डालनी है, बहुत आसान है। मुझे तो कभी कभी हंसी आता है यार, मुझे क्या क्या बताना पड़ रहा है, वैल्यू कैसे डालनी है, बट ये मैं जान चुका हूँ क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस को जब मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता तो मैं जानता हूँ कि, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है एक टीचर के लिए, कि टीचर एक गलती करता है, उसे लगता है कि सामने बैठी पूरी जनता को सब समझ में आ रहा है और बेचारी जनता रहती है छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के, और वो आज के ज़माने के बच्चे, उनको कई बार कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। तो इसलिए हर बेसिक बातों को अपन एक्सप्लेन करेंगे और उनको बताने की आपको कोशिश करेंगे। चलो अगर आपने इसको n1 माना है तो ये θ1 हो जाएगा, और अगर आपको n2 चाहिए तो ये θ2 हो जाएगा। सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया करो। तो चलो डाल दो वैल्यू। तो ये देखो n1 की जगह 60 है, n2 मेरे को चाहिए, और θ1 की जगह कितना है, साइन की पावर 4। देखो θ2 की जगह 120 है तो 120/2, और यहाँ पर साइन की पावर 4, वहाँ पे कितना है 90/2। इसको सॉल्व करोगे तो 60/ये n2, और ये साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 और साइन 60, और नीचे कितना हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, साइन 45, और ये कितना हो गया, साइन 60। आगे चलिए जरा देख लीजिए, 60/n2 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम साइन 45 की पावर 4 और 60 की पावर 4 करते हैं तो ये 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, इसका होल का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 60/n2, अब ये ऊपर √3 ये करोगे तो सीधे लिख देता हूँ, देखो 3 और 3 अपॉन 2 2 4 8 2 16, और √2 है तो 2 × 2 हो जाएगा अपॉन नथिंग, तो 4 चौक 16, 60/n2 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से n2 निकालना है तो 60 × 4 डिवाइड बाई 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 4 दूनी 8, 80 डिवाइड बाई 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 20, 3 6 18, लगभग 26 पॉइंट समथिंग। तो क्योंकि ये डेटा मैंने मैथमेटिकली अपने मन से बनाया ना, तो देखो 26 पॉइंट समथिंग अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल ऐसा सुने हो क्या कि आधा है, आधा अल्फा पार्टिकल तो होता नहीं, अल्फा पार्टिकल पूरा होता है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बट इट्स ओके। हमें मैथमेटिकल टर्म्स को उतना ज़्यादा नहीं कंसीडर करना है जितना कॉन्सेप्चुअल टर्म को, क्योंकि मैथ की कोई भी वैल्यू हम रख करके निकाल देंगे, उसमें तो कोई इतनी इशू आने वाली बात है नहीं। तो जब डेसिमल में आएगा तो आप लोवेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू कंसीडर कर लेना, 26 के आसपास आंसर आएगा। और आप ध्यान रखिए कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें डेसिमल में नहीं आएगा। मेरे प्यारे सरकारों, इतनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप अच्छे से देख लेना। आपको एक एंगल दिया होगा, उस पर कितने अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे होंगे वो दिया होगा, आपको दूसरा एंगल दिया होगा और उस पर कितने डेविएट होंगे ये पूछेगा। ये मतलब ये 4 वेरिएबल होते हैं, देखो n1 n2 θ1 θ2। तो इन 4 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल दे देगा और चौथा वेरिएबल पूछेगा। सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्यारे सरकारों, आगे चलते हैं। इतना जब उसने दिया, रदरफोर्ड ने जब अपना अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो तुमने देखा कि उसके सारे पॉइंट पूरी तरह से जो थॉमसन के मॉडल है उसको चैलेंज कर रहे थे। जैसे पहले पॉइंट में उसने देखा सभी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, इसका मतलब कि एटम का मैक्सिमम हिस्सा खाली है, जबकि थॉमसन ने बोला था कि एटम सॉलिड स्फीयर है। दूसरा पॉइंट में उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल 10,000 में से एक
मोर देन 90 डिग्री एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यानी अल्फा पार्टिकल अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, डेविएट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं है, एटम में कहीं पे भी है। फिर उसने देखा कि 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल थे जो कि क्या हो रहे थे, जो कि 180 डिग्री एंगल पर वापस आ जा रहे थे। इसका मतलब कि 20,000 में से अगर कोई एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल बना के डेविएट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे वॉल्यूम में है। उसी छोटे वॉल्यूम को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। और उसके बाद हमने एंगल ऑफ डेविएशन और नंबर ऑफ डेविएटेड अल्फा पार्टिकल में क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ा। बच्चों थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, मैं एसी ऑन कर देता हूं। सरकारों अब चलेंगे हम लोग और बात करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। इतराने लगा रदरफोर्ड, जैसे कि सारी दुनिया छोटी सी अचीवमेंट पे इतराने लगती है। रदरफोर्ड इतराते हुए कहा कि अब तो मैं अपना एटॉमिक मॉडल दूंगा। तो ठीक है, उसका अपना एटॉमिक मॉडल क्या था जरा देखो। दुनिया ने कहा चलो भाई तुम भी अपना एटॉमिक मॉडल दे के देख लो। अपने एटॉमिक मॉडल के पहले पॉइंट में उसने बोला कि ऑलमोस्ट टोटल मास, ध्यान पूर्वक देखना, टोटल मास नहीं बोला, उसने बोला ऑल मोस्ट टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज is concentrated in very small volume, in very small volume known as nucleus, known as nucleus। ध्यान पूर्वक समझना, हर एक बात का बहुत गहरा मतलब है। प्यारे सरकारों, अगर मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और इसकी वैल्यू होती है 1.674 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम, और अगर मैं बताऊं कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ये होता है 9.1 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो जब बच्चों आप मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करोगे तो लगभग 1835 आता है। यानी कि इससे पता लगता है, देखो रेशियो हमें एक मैसेज देता है। जैसे कहीं लिखा है मान लो 4/2, तो ये हमें मैसेज दे रहा है ना कि 4 2 से 2 गुना बड़ा है। कहीं लिखा है 10/2, तो ये हमें मैसेज दे रहा है कि 10 2 से 5 गुना बड़ा है। यानी कि हमेशा रेशियो एक मैथमेटिकल मैसेज देता है हमें, क्या कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितने गुना बड़ा है। तो जरा देखो यहाँ हम लोग जब मास ऑफ प्रोटॉन को किससे डिवाइड कर दिए, जब हमने मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया तो हमने पाया कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 1835 के आसपास है। यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में थोड़ा मोड़ा नहीं, 1835 गुना ज़्यादा होता है। तो आज एक आप मेरे साथ प्रॉमिस करिए कि सर जी अब जब तक मैं आपके साथ केमिस्ट्री पढ़ूंगा किसी का भी मास निकालते समय इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि सर जी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपेयर में क्या होता है, 1835 गुना कम होता है। या मैं इसी को बदल के बोल सकता हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में 1835 गुना ज़्यादा होता है। तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो देखें सरकारों, इसीलिए देखो मैंने टोटल मास नहीं बोला है, ऑलमोस्ट टोटल मास। एक्चुअली किसी एटम में जो टोटल मास होगा वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा, बट उस टोटल मास में इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत कम होगा। कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में क्या होता है, 1835 गुना कम होता है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि टोटल मास नहीं बोला, हर एक शब्द का मतलब है। मैंने बोला ऑलमोस्ट टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से रहता है और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रहता है। तो जरा देखो, तो ये हो गया कि ऐसे बनाया मैंने एटम
ये बनाया मैंने न्यूक्लियस, यहाँ पे रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी की वजह से, प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से क्या होता है, ऑलमोस्ट, देखो टोटल नहीं बोला, ऑलमोस्ट टोटल बोला, ऑलमोस्ट टोटल मास होता है। क्योंकि भाई देखो, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भले इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कम है, बट ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं है, मतलब अपन राउंड ऑफ करके बोल देंगे, बट ये ज़्यादा परफेक्ट शब्द है। बोल तो तुम टोटल भी सकते हो, बट अगर मोर परफेक्शन की बात करें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पॉइंट समझा होगा। पहला पॉइंट में उसने बोला कि ऑलमोस्ट टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड दैट स्मॉल वॉल्यूम इज नोन एज न्यूक्लियस। इसको मैंने इतनी देर में आपको समझाया। दूसरे पॉइंट में उसने क्या बोला बच्चों, देखो क्या बोला। दूसरे पॉइंट में सरकारों उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह एम्बेडेड नहीं रहते हैं, जैसा कि किसने बोला था, थॉमसन ने बोला था। थॉमसन के मॉडल, उसको और भी कुछ नाम है उसके, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो जो थॉमसन का मॉडल था बच्चों, उसमें उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन सच अ मैनर थ्रू आउट द एटम दैट ओवरऑल एटम इज व्हाट, ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। तो उसने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, दूसरे पॉइंट में उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने एनर्जी के हिसाब से सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के हिसाब से न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं। इन्हीं सर्कुलर पाथ को ही क्या बोला जाता है, इन्हें शेल भी बोला जाता है, इन्हें ऑर्बिट भी बोला, ध्यान रखना ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट भी बोला जाता है। इन्हें एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, इन्हें स्टेशनरी स्टेट भी बोला जाता है कि किस स्टेशनरी स्टेट में है। सभी कई सारे शब्द इनके लिए यूज होते हैं बच्चों। तो दूसरे पॉइंट में उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus on the circular path according to their energy, electron revolve on the circular path around the nucleus अकॉर्डिंग टू दियर एनर्जी, अपनी ऊर्जा के हिसाब से न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर कौन घूमता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, अगर आप इतनी बात जान गए तो अब आप थर्ड पॉइंट देखिए थर्ड पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो फ्रेश पेज पे आ जाता बच्चों, जगह है अपने पास। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है देख लेता हूँ कितनी जगह है ए हाँ ठीक है, बहुत है इतना। थर्ड पॉइंट में वो हमसे कहता है कि कोई भी सर्कुलर मोशन फिजिक्स का एक यूनिट है। सर्कुलर मोशन कहता है कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तभी घूम सकता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स अस्तित्व में हो, यानी कि एनी पार्टिकल कैन रिवॉल्व ऑन द सर्कुलर पाथ ओनली एंड ओनली दैट केस व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन एग्जिस्टेंस। तो जरा देखो, अब पूछा गया उससे कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर अगर घूमता है कोई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है। तो मैं एक बेसिक बता देता, जैसे मान लीजिए कि मैं एक धागे में एक पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घूमूं, तो जरा देखो अगर मैं एक ही पॉइंट पे घूमूं तो वो पत्थर जो है सर्कुलर मोशन करेगा, और लगातार धागे से मैंने उसे सेंटर की तरफ जहाँ मैं खड़ा होकर उसे घुमा रहा हूँ उधर खींच रखा हूँ। अगर मैं धागा छोड़ दूँ तो क्या वो सर्कुलर पाथ पे घूम पाएगा, नहीं, वो एक टेंजेंट बनाता हुआ आगे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर वो यहाँ है और यहाँ मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, ये देखो धागा बंधा हुआ है, अगर ये धागा टूट जाए तो ऐसे स्वाई ऐसे पत्थर टेंजेंट बनाता हुआ आगे चला जाएगा। प्यारे सरकारों फिर से देखो, मैंने बोला कि मैंने नहीं बोला, फिजिक्स बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, मैं तो उसका गुलाम हूँ, केवल उसको बता सकता हूँ।
फिजिक्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे अगर घूमता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि बताओ भाई रदरफोर्ड, अगर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? तो जो है रदरफोर्ड ने कहा घबराओ मत, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्क करता है। आप बचपन से सुनते आए हो कि नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हर क्षण ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच के रखेगा। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। जरा गौर से समझना, एक एक करके तोड़ता हूं। सबसे पहले देखें थर्ड पॉइंट क्या था। थर्ड पॉइंट में था कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स required comes from electrostatic attraction, working between इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कौन सा प्रोटॉन? ऑफ न्यूक्लियस। ध्यानपूर्वक देख लें, कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्किंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे इसकी सारी बातें सही साबित होती चली गई। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। एक्चुअली एक्स्ट्रा नहीं है, ये 12th की फिजिक्स में पढ़ना है। देखो, आप अगर 10th पास करके पढ़ रहे हो तो आप एक बात बताओ, अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2, तो इनके बीच अगर मैं इनका नेचर आपको बता दूं, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बताओ इनके बीच कैसा फोर्स, तो सभी बच्चा बोल देगा कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स। अगर मैं बोल दूं कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, मैं कहूं बताओ इनके बीच कैसा फोर्स, तो सभी बच्चा बता देगा कि इनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करेंगे। अगर मैं कह दूं बताओ ये नेगेटिव है, तो भी बच्चा बता देगा कि इनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे। अगर मैं बोल दूं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो बच्चा कह देगा अच्छा नहीं, ये तो केस ले चुका हूं, वेट। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो बच्चा कह देगा सर जी इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। हाँ, यानी कि बच्चा प्रो है ये जानने में कि चार्ज का नेचर बता दो तो मैं फोर्स का टाइप बता दूंगा। बट मैं आज यहां रुकने वाला नहीं हूं, मैं पूछूंगा कितना फोर्स लगेगा। तो देखो, तुम 10वीं तक की जानकारी के आधार पर ये जानते हो कि कैसा फोर्स लगेगा, तुम ये नहीं जानते हो कि कितना फोर्स लगेगा। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कि कैसा फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स के लिए हमें कूलॉम लॉ जानना पड़ता है। कूलॉम लॉ कहता है कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे से, कूलॉम लॉ जो है कहता है हमसे, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, कूलॉम है वो, कूलॉम लॉ कहता है हमसे कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे से Q1 और Q2 R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं? R डिस्टेंस पे, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा बच्चों, अब ध्यान रखना, फोर्स कैसा लगेगा नहीं बता रहा हूं, जो फोर्स लगेगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यदि आप इसको आज याद नहीं करते हैं तो आगे बोहर्स एटॉमिक थ्योरम में अच्छे से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ डेरिवेशंस अगर बताने हैं, सब डेरिवेशंस बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेरिवेशन जानोगे तभी बीच के स्टेप्स जानोगे और तभी अच्छे से सभी जो है न्यूमेरिकल्स पे कमांड कर पाओगे। तो ये है जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक याद रखना, परमिटिविटी 12वीं की फिजिक्स में आएगा। अगर यही फोर्सेस हमें मीडियम में निकालने हो तो ये किसके बराबर हो जाता है? F इन मीडियम 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है, मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ये के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन सब के बारे में आपके फिजिक्स के जो टीचर होंगे वो आपको 12वीं में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का यूनिट पढ़ाएंगे और बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे बहुत से एटॉमिक थ्योरम पढ़ाना है, उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस करने हैं जिसमें मुझे इन फॉर्मूलों की ज़रूरत लगेगी। तो थोड़ी एक बातें और बता देता हूँ। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये अपॉन में चला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलॉम का स्क्वायर। ये उसका यूनिट होता है। और एक बात बता देता हूं, तुमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh पढ़ा है, अच्छी बात है। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस में हैं तो इनके जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है u, वो इसी के जैसा होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r होता है। बट ध्यान रखें, यहाँ जो Q1 Q2 लेते हैं उसमें हम साइन भी कंसीडर करते हैं। साइन का कंसीडर करना मैं बताता हूँ क्या मतलब है। साइन, ये n है, साइन का मतलब अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। यानी कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो आप इसको रट डालो बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। तो वहाँ हम साइन को भी कंसीडर करते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसे पक्का जानते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा, थोड़ा ध्यान से सुन रहे होंगे। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। ये उम्मीद करता हूँ कि समझा होगा भाई, इतने में समझ में आ जाना चाहिए। ये इतने पॉइंट्स बताने के बाद रदरफोर्ड इतराना शुरू किया कि देखो भाई, मैंने थॉमसन के मॉडल को क्या साफ कर दिया, गलत साबित कर दिया अपने अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, और देखो मैंने अपना मॉडल दुनिया के सामने ले आके रख दिया। तो अपना मॉडल उसने जो दिया वो फंस गया। कैसे फंसा ये समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ड्रॉबैक्स बहुत ही आसान हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, जरा देखो। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बच्चों मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक एविडेंस दिया, जरा देखो, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, बहुत ध्यान से समझना, चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक्सिलरेटेड मोशन करता है, एक्सिलरेटेड मोशन, तो हमेशा एनर्जी इमिट करेगा, हमेशा एनर्जी इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यानपूर्वक इस लाइन को रटो। क्या बोला मैंने, मैक्सवेल ने दुनिया को समझाया कि देखो भाई, मेरे पास ऐसे हजारों एविडेंसेस मौजूद हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन करता है तो ऐसी स्थिति में एनर्जी इमिट करता है। तो एक सवाल पैदा हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ध्यान से समझना, तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। बट ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल है अगर मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन हम टेंजेंट खींच के पता लगाते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आप उसका डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो टेंजेंट खींच दीजिए। हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी को बदलने के लिए जरूरी नहीं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले, अगर उसका डायरेक्शन बदल जाएगा तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। ये जानते हो, उम्मीद करता हूँ जानते होगे, 10th में फिजिक्स पढ़ा होगा अगर तो जानते होगे। क्योंकि सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी हर क्षण बदल रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि क्यों बदल रही है, क्योंकि हर क्षण डायरेक्शन बदल रहा है। तो जब भी किसी चीज का वेलोसिटी बदलेगा तो अल्फा क्या होता है, dv/dt, यानी वहां पर एक्सेलरेशन होगा। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन पे अगर सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन हर क्षण, भले ही उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कौन, यानी ये 2 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, फिर भी वो बदलेगा। क्यों, क्योंकि हर क्षण
उसका भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन तो बदल रहा है ना। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में यदि डायरेक्शन बदले तो भी वो बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी बदल रही है, यानी सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए पार्टिकल की हर क्षण वेलोसिटी बदल रही है। हर क्षण अगर वेलोसिटी बदल रही है तो इसका मतलब उसमें अल्फा यानी कि एक्सेलरेशन है। अब चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, बताओ तो मैक्सवेल के हिसाब से इसे क्या इमिट करना चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, और सर्कुलर पाथ पर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है, एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है बच्चों तो क्या इमिट करेगा, एनर्जी। और अगर एनर्जी इमिट करेगा तो जरा देखो इसी बात को समझना, अगर एनर्जी इमिट करेगा तो पाथ का रेडियस हर क्षण कम होगा, भाई लगातार उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। पाथ का रेडियस कम होते 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 इलेक्ट्रॉन फाइनली जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरा तो पूरे एटम की कल्पना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर अस्तित्व नहीं होता, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर अस्तित्व होता है। ठीक है, तो इससे एटम की स्टेबिलिटी खतरे में आ गई। एटम की स्टेबिलिटी ही खतरे में नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड खतरे पे आ गया। कैसे, जरा देखो, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है वैसे सूर्य के चारों तरफ सर्कुलर मोशन सारे प्लैनेट्स कर रहे हैं। प्लैनेट्स पे चार्ज मौजूद है, क्या पृथ्वी पे चार्ज नहीं है? पृथ्वी पे बहुत सारे चार्ज, ऐसे ऐसे हाथ रगड़ दो इसी पे चार्ज आ जाएगा। या जो भी तुम चार्ज पैदा करते हो पृथ्वी पे ही तो करते हो। तो देखो सर्कुलर मोशन अगर, और बहुत, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि ब्रह्मांड का अस्तित्व खतरे में आ गया। क्यों? क्योंकि जो संरचना सबसे छोटी है वही संरचना सबसे बड़ी है। मीन्स द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूनिवर्स। सबसे छोटा एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है, उसमें सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। तो प्लैनेट सूर्य में गिर जाए ऐसा माना जा सकता है अगर उसकी बात सच साबित हो गई तो। ठीक है, तो ये जो मैक्सवेल की बात थी वो बिल्कुल सच थी और उसका जवाब नहीं दे पाया कौन, रदरफोर्ड। भाई मैक्सवेल ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करना चाहिए। एनर्जी इमिट करेगा तो पाथ का जो रेडियस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, पाथ का रेडियस कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन न्यूक्लियस। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम या स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिस्ट्रॉयड, या यही लिख देता हूं, स्टेबिलिटी एटम की खत्म हो जाएगी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिस्ट्रॉयड। अब अगर एटम की स्टेबिलिटी ही बच्चों डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो बताओ ये खतरनाक थियरी हुआ कि नहीं। और एटम ही क्या, ब्रह्मांड की भी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, लगभग खत्म ही हो जा रही है इसकी थियरी से, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एटम अस्तित्व में नहीं है। तो पूछा मैक्सवेल के सिद्धांत ने रदरफोर्ड से, बताओ ऐसा क्यों नहीं होता। रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। यानी कि पहली बात, अगर तुम इसको शॉर्ट में जानना चाहो इतनी लंबी बात को, तो ड्रॉबैक का पहला पॉइंट क्या था कि he cannot explain the stability of atom, stability of atom। वो नहीं बता सका बच्चों क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। कैसे नहीं बता पाया वो मैंने पूरा आपको समझाया। दूसरा पॉइंट उसका क्या है जरा देखो, वो नहीं समझा सका स्पेक्ट्रम ऑफ एटम के बारे में। जरा देखना, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम बहुत कम शब्दों में समझाऊंगा क्योंकि आगे स्पेक्ट्रम को बहुत डिटेल में पढ़ाना है। देखो ध्यान पूर्वक समझना, स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम एनर्जी को रखें तो जो पैटर्न मिलता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। ध्यान से देखो, मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो पहले 5 पे घूमा होगा तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी इमिट किया होगा। भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो क्या इमिट करता है, एनर्जी। तो अगर 5 सेंटीमीटर वाले पाथ पे घूमा होगा तो 5 सेंटीमीटर से जुड़ा हुआ एनर्जी इमिट किया होगा, माना उसका वेवलेंथ लैम्डा 5 है। 4 पे आया होगा तो माना जो एनर्जी इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा 4 है।
3 पे आया होगा तो माना उसका लैम्डा 3 है, 2 पे आया होगा माना उसका लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 है, ठीक है। यानी कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस जब कम हो रहा है उस बीच जो वो एनर्जी इमिट कर रहा है, उसका जो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, दैट शुड बी इन कंटिन्यूअस मैनर। यानी लैम्डा 5 के बाद 4, ऐसा थोड़ी 5 के बाद 3 में कूद जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा भाई, धीरे धीरे कम हो रहा है ना, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और लास्ट में जाकर के न्यूक्लियस में, तो उसको कंटिन्यूअस होना चाहिए था। जब प्रैक्टिकली देखा गया तो बीच से कोई वेवलेंथ गायब था। जैसे मान लीजिए मैं लैम्डा 3 को गायब कर दूं, यानी कि होना क्या चाहिए था एटम का स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस, और था क्या, डिसकंटिन्यूअस। तो पूछा गया कि भाई बताओ एटम का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस क्यों है। इस बात का भी जवाब उस बेचारे के पास नहीं था। तो ये कैसे याद रखोगे इसको कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड ऑल्सो ही कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम। अब कैसे इतना बोल के मैं एनसीईआरटी की तरफ भाग लूं तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो मैंने आपको ये समझा दिया, ये दोनों उसकी कमियां थी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये समझा होगा। अब आगे चलेंगे और हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को 1 बाय 1 करके देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर देखा कि कहता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज हुई, तो न्यूक्लियस की खोज हुई। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो जरा, तभी तो पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज और बहुत स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड रहता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे कहता है बच्चों क्वेश्चन में, इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन बिकॉज। मैक्सिमम हिस्सा एटम का क्या होता है, खाली, बिकॉज एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस। हाँ यही सही है। Electrons do not interact with the alpha particle. Alpha particle are too small. Gold is light. नहीं, ये this one is the right answer. Atoms are mostly empty space. अधिकतम हिस्सा खाली था, तभी तो सारे अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए थे, स्ट्रेट लाइन में चले गए थे। बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है which statement is not part of Rutherford's atomic model? Atom has a dense central nucleus. Electrons revolve around the nucleus. Electron emit energy while revolving. Most of the atom is empty space. कहता है which statement is not the part of Rutherford's atomic model? अच्छा ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का पार्ट कौन नहीं है, तो देखो एटम हैज अ डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, हाँ ये तो ठीक है, और मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ये क्या है, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का पॉइंट है, ये एटॉमिक मॉडल का पॉइंट नहीं है। ये एटम हैज डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग, ये भी सही है। सही ये नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो क्लियर रहिएगा इस बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या रहता है फोर्थ क्वेश्चन में, क्या कहता है, इन रदरफोर्ड्स मॉडल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नो, वो तो किसके बीच रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नो, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस नो, अल्फा पार्टिकल नहीं, हाँ ये इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कह सकते हो क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन रहता है। थोड़ा और शुद्ध बोलना था उन्हें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस, बट ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कह रहे हैं तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ गया। तो इनमें दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बोला तो प्रोटॉन इज वेयर, प्रोटॉन इन इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन देखो, कहता है रदरफोर्ड यूज व्हिच ऑफ द एलिमेंट इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो गोल्ड था क्योंकि उसकी मैलेबिलिटी ज्यादा होती है। छठा क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप, could not explain stability of atom, could not explain presence of nucleus, could not explain periodicity। नहीं, क्या नहीं बता सका वो, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बेचारा नहीं बता सका। पीछे मैंने बहुत अच्छे से समझाया। आगे देखिए, यही उसकी ड्रॉबैक थी। आगे कहता है द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल एट लार्ज एंगल सजेस्टेड दैट, कहता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल का ज्यादा डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाना क्या सजेस्ट करता है, ये जरा देखो। पहले क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन आर spread throughout the atom is uniformly dense, positive charge is concentrated in small region। ये देखो, यही तो बताता है ना। क्या कहता है, the deflection of few alpha particle at large angle,
कुछ अल्फा पार्टिकल ज़्यादा एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कि एक 180 पे डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब है कि बहुत कम सी दूरी में है पूरा पॉजिटिव चार्ज, जो उसके सामने आया वो बिल्कुल उसी एंगल से वापस चला आया। तभी तो भाई कुछ मोर देन 90 और कुछ 180 पे वापस आ गए थे। तो 180 पे वापस आने का मतलब क्या था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किसी छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। तो इससे पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन। उम्मीद करता हूं ये बात समझा होगा बाबा, आपको दिया तो थियरी ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द टिपिकल साइज ऑफ द न्यूक्लियस एज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड? 10⁻⁻15 मीटर का होता है। आगे बताता हूं, देखो जैसे एटीएम 10⁻⁻10 मीटर का होता है, मोल पढ़ाऊंगा तो प्रूफ कर दूंगा, वैसे न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। अगर इसका रेडियस है 10⁻⁻10, तो जो न्यूक्लियस होगा उसका जो रेडियस होगा, ये वाला हिस्सा, वो होता है 10⁻⁻15। ध्यान रखिए इसको। कहता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट इन फिक्स पाथ। हाँ बिल्कुल, सर्कुलर ऑर्बिट इन फिक्स पाथ। नहीं, और भी कुछ कह रहा है क्या? हाँ, स्पाइरल पाथ इमिटिंग रेडिएशन, रैंडम पाथ विद इन द एटम, फिक्स शेल विथ क्वांटाइज्ड एनर्जी। हाँ, सर्कुलर ऑर्बिट इन फिक्स्ड पाथ नहीं, और फिक्स्ड शेल विथ क्वांटाइज्ड एनर्जी। हाँ तो रुको, ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। कुछ फिक्स नहीं, फिक्स शेल ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी, ये तो बोहर्स का मॉडल है। ये भी एनर्जी के बारे में पूरा नहीं पता लगा था। देखो ये समझाता हूँ, आगे आप सीख पाओगे इसको। अभी मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, तो इससे क्लियर हो रहा है कि अभी तक जो पढ़ाया गया उसके बिहाफ पे तो पहला ऑप्शन ही सही है ना। एकदम क्वांटाइज एनर्जी के बारे में बात नहीं किया था किसने? रदरफोर्ड ने। आगे चलते हैं सरकारों, 10वां क्वेश्चन। बाप रे, रदरफोर्ड पे इतने सारे क्वेश्चन हो गए। देखो अगर किसी चीज को फटाफट पढ़ा जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन में कहता है रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल, द अल्फा पार्टिकल्स आर। हीलियम का न्यूक्लियाई, ये तो पहले ही बता रखा है मैंने। नेक्स्ट, हाँ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखो सबसे पहले लिखा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को कैसे निकाला ये भी मैं जानता हूँ, बट अभी क्या आप लोग थोड़ा परेशान होने लगते हो, इसलिए कभी कभी मुझे लगता है बताऊँ, बट हाँ मैं तो अब तो बताऊँगा, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया तो बताना पड़ेगा। देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाला गया जरा बताते हैं। अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया। देखो ये रहा न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्ड होगा अंदर घुसेगा। मान लिया कि ये कोई पॉइंट है, या थोड़ा और सुंदर डायग्राम बना देता, इसके यहां से इसको निकालता। मान लिया कि इस पॉइंट एम पर आकर के अल्फा पार्टिकल रुक गया। कैसे रुकेगा जरा देखो, इधर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मान लिया कि मैंने इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस मैंने मान दिया r है। तो जरा देखिए अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज मौजूद है बच्चों, ध्यान से देखना। अब ये सब लंबी चब्बी बातें नहीं है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर घुसेगा तो एटम का प्रोटॉन उस पर रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और प्रोटॉन पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। जब उसको रिपल्शन लगाएगा तो अंदर घुसते से ही लगातार उसकी स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी। स्लो डाउन जब कोई चीज़ होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। माना कि ये पॉइंट एम है जहाँ पर आकर के अल्फा पार्टिकल रुक गया, यानी कि एट पॉइंट एम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। और अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ आके रुक गया, यहाँ पर कौन मौजूद है, प्रोटॉन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था। अल्फा पार्टिकल Q1 मान लो और प्रोटॉन को Q2, तो 1/4πε0 इंटू Q1 क्या है, अल्फा पार्टिकल, उस पर कितने चार्ज हैं, +2, यानी 2 प्रोटॉन के बराबर 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो +2 चार्ज का क्या मतलब होता है कि 2 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज है। कहीं सोडियम पे +1 है तो इसका मतलब थोड़ी +1 चार्ज है, 1 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज है, इंटू यहाँ पर जरा गौरपूर्वक देखना, अंदर प्रोटॉन है तो उस पर कितना चार्ज है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन r। देखो हाफ। अब हमें इसका अल्फा पार्टिकल का मास मालूम है। अल्फा पार्टिकल के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो दोनों का सम कितना हो गया, 4।
और मास ऑफ वन प्रोटॉन या वन न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर। तो ये देखो, दिस वन इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। भाई टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करके एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वापस में बराबर होते हैं, तो कुल मास आ गया। और वेलोसिटी इसकी लगभग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है। यहाँ 9 इंटू 10⁹ डाल दिया उसकी वैल्यू, और 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर। यहाँ से आर एक वेरिएबल है जो कि किसका रेडियस है, इस न्यूक्लियस का रेडियस है। इसको जब निकालोगे तो ये कितना आएगा इससे मतलब मत रखो, इसके मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 10⁻⁻15 मीटर ही आता है। यानी कि इससे सिद्ध हुआ कि या इसे क्लोजेस्ट अप्रोच पे इस पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन भी बनता है, आगे समझाऊंगा भी। अब पता नहीं तुम्हें थोड़ा बहुत आता है कि नहीं, एकदम गधों जैसा रिएक्ट मत करना भाई, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखो क्या, अगर किसी चीज पे +1 चार्ज है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उस पर +1 चार्ज है। अगर किसी चीज पे +1 चार्ज है तो इसका मतलब होता है कि उस पर एक प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज है। दूसरी बात आपको क्या मालूम होनी चाहिए, दूसरी बात ये मालूम होनी चाहिए कि हीलियम +2 के पास कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। तो हीलियम क्या होता है 2He4, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निकाल लेने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो भी ये 4 ही रहेगा। तो 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। तो 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, 4 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। वेलोसिटी उसकी लगभग लाइट की वेलोसिटी के ऑलमोस्ट बराबर होती है, इसकी वैल्यू इतनी होती करके आर हमने फट से निकाल दिया, इतना आ गया भैया। तो आर का एक फार्मूला भी याद रखना, 1.03 इंटू 10⁻⁻13 ए की पावर 1/3 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको। ए यहाँ है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है कौन बच्चों, ए है। तो मेरे प्यारे सरकारों, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ये फॉर्मूला याद रखो। आया कैसे ये मैंने आपको बता दिया। अब उम्मीद करता हूं कि आप सब चीजें जानते रहेंगे। अब सरकार जैसे आपसे पूछे कि एक क्वेश्चन में कि एल्युमिनियम का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताओ, तो क्या है फॉर्मूला 1.303 या 1.33, 03 से ज्यादा परफेक्ट है, 1.33 इंटू 10⁻⁻13। ए कितना है यहाँ पर 27 होल की पावर 1/3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻⁻13। 27 का क्यूब रूट लोगे 3 आ जाएगा, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3.99 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। पीछे यूनिट कन्वर्जन में मैंने बता रखा है 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। तो 3.99 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी 3.99 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। हमने पीछे सिखा रखा है कि 10⁻⁻15 मीटर को फेंटोमीटर यानी 3.99 फेंटोमीटर या समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज फर्मी, 3.99 फर्मी के बराबर होता है। तो इस तरह से हमको क्या दिया रहता है, एटम दिया रहेगा और उसके न्यूक्लियस का रेडियस पूछेगा, वहाँ ये फार्मूला बहुत काम आता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से सीख के अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अब देखिए हमें दिया है रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। लो, एटम का रेडियस 10⁻15 10 की मीटर का ऑर्डर और न्यूक्लियस का 10⁻15। सॉल्व करोगे तो 10⁻+5 आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो +15 हो जाएगा। यानी कि क्या पता लगा कि रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू 10⁻5। इसका क्या मतलब है, जरा देखो मैंने पीछे बताया था कि रेशियो तुम्हें एक मैसेज देता है, वो बताता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितने गुना बड़ा है, 1 लाख गुना। देख लो भाई, 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि एटम न्यूक्लियस से थोड़ा मोड़ा नहीं 1 लाख गुना बड़ा होता है भैया, ये जानते रहना। यानी कि आर एटम इक्वल्स टू 1 लाख टाइम ऑफ आर न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आगे चलते हैं, कहता है वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। भैया चाहे मैं बात करूं एटम का, ये भी जो है स्फेरिकल होता है, चाहे मैं बात करूं न्यूक्लियस का, ये भी स्फेरिकल होता है। हम जानते हैं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई r³ होता है।
तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, तो 4/3 पाई आर एटम का क्यूब और 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का क्यूब कर दूंगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर एटम कितना है, 10 की पावर -10। आर न्यूक्लियस क्या है बच्चों, 10 की पावर -15। इसका क्यूब 10 की पावर -10 का क्यूब 10 की पावर -30, 10 की पावर -15 का 10 की पावर -45, ऊपर गया तो 10 की पावर -30 + 45 कितना आ गया, 10 की पावर 15। ओ माय गॉड, 10 की पावर 15 यानी कि 1000 ट्रिलियन। अच्छा, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से 10 की पावर 15 टाइम ज़्यादा होता है, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू 1000 इंटू 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 को 1 ट्रिलियन बोलते हैं, ट्रिलियन। यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू 1000 ट्रिलियन। यानी वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो 1000 ट्रिलियन टाइम ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ट्रिलियन ना समझ में आया हो तो इतना तो बेटा जान ही गए होगे कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से 10 की पावर 15 टाइम बड़ा होता है, और जो रेडियस था वो 10 की पावर 5 टाइम बड़ा था। न्यूक्लियस 10 की पावर 15 टाइम बढ़ गया बच्चों। आगे देखो, हमसे कहता है रिलेशन, वो तो मैंने पीछे बता दिया रिलेशन वाली बात। आगे हमसे कहता है हाँ, डेंसिटी ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। बहुत खतरनाक बात है, बहुत। मुझे सिखाना पड़ेगा इसको। मैं देख टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मुझे जाना भी है। हाँ बच्चों, 8:13 हो गया है, मेरी क्लास 10 बजे की है, अभी टाइम है मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको भी बता देता हूँ, लपेट के रख देते यार। देखो, इतनी ज़बरदस्त बात है कि आपको कुछ मज़ा ही आ जाएगा। देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया में जितने भी एटम आज की तारीख तक मौजूद हैं, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो तुम शायद मेरी बात ना मानो, बट मैं प्रूफ कर दूंगा तो फिर तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन की न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वही हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की डेंसिटी है, वही मैग्नीशियम, वही सल्फर, वही क्लोरीन, वही आर्गन, वही नियॉन, जिसकी बात करो उसकी वही। तो प्रूफ करता हूं, आपका मुझे थोड़ा सपोर्ट लगेगा। देखिए, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आती होगी, या मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता। मान लीजिए एक बैग है, उसमें 2 किलो के 10 आम हैं, तो बैग में कुल कितना वजन, तो तुम झट से बोल दोगे सर जी 20 किलो। अबे यहाँ तो तू बता ले रहा है, कैसे बताया जा रहा है, देखो, नंबर ऑफ मैंगो इंटू मास ऑफ 1 मैंगो, टोटल नंबर थे 10 और एक मैंगो का मास था 2, तुमने 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया। अब जब मैं मास ऑफ न्यूक्लियस पूछता हूं तो बच्चा मुझे ऐसे देखता है, हैं सर जी ये क्या लिख रहे हो आप। अबे मैंने वही लिखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो देखो, किसी भी न्यूक्लियस में p + n के बराबर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास इतना होता है, और वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का क्यूब। अब आगे जरा देखो भैया, आगे जब देखोगे तो तुम पाओगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू p + n इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -20 अपॉन 4/3 पाई। आर का फार्मूला अभी तुमने देखा, 1.33 इंटू 10 की पावर -30 इंटू a की पावर 1/3 और का होल a की पावर 1/3 सेंटीमीटर। अब हमको इस होल का क्यूब करना है क्योंकि यहाँ r का क्यूब है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p + n इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r
इसकी क्यूब 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 13 का क्यूब इंटू ए का क्यूब, ए की पावर 1/3 का क्यूब लोगे तो ए बचेगा। अरे भाई ए की पावर 1/3 का क्यूब लोगे तो ये ए की पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ए बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। अब जरा देखो भैया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस P प्लस n इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम अपॉन 4/3 पाई इंटू 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 13 का क्यूब इंटू P प्लस n सेंटीमीटर का क्यूब। P प्लस n से P प्लस n कट गया, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बचा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 अपॉन 4/3 पाई इंटू 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 13 का क्यूब इंटू सेंटीमीटर का क्यूब। अब जरा बताओ भैया, आपके बच्चों के 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 बच्चे हो जाए तो भी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 की वैल्यू बदलेगी नहीं, तो भी 4/3 पाई की वैल्यू बदलेगी नहीं। आपके पापा के 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 भी टाइम पर 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 का क्यूब जो होगा वही आज होगा। यानी ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। यानी यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। बहुत भारी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत प्यारी बात है कि दुनिया में जो भी एटम हैं सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ध्यान रखें, अगर कोई तुमसे कहे कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की डेंसिटी है x ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, तो जरा बताओ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी, तो धड़ से बोल देना x ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। लेकिन वहां बच्चा गलती क्या करता है,